Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? Fine, Good, ma'am. ma'am. Okay. So let's just wait for 1 or 2 minutes. Then we'll start with the lecture, okay? Okay. Okay, ma'am. Okay, girls, shall we start? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Bachche, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Wait, some students are still joining. Just a minute. Okay, chalo. So, yes, girls, तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि you want me to start from the last lecture जो मैंने करवाया है, कुछ स्टूडेंट्स ने वो अटेंड नहीं करा था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll just give you a revision of that, what I have taught in last class. Yes, ma'am. Okay, चलो. Yes. So basically देखो गर्ल्स हमने इससे भी प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ लॉ का मीनिंग तक डिस्कस किया था, राइट? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद बेसिकली मैंने जो क्लास में उस दिन डिस्कस किया है ये कुछ चीजें हैं. सबसे पहले कि जो हमारा मेनली ना मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि यूनिट 1 जो है हमारा वो किस पे बेस्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? याद है आपको जब मैंने आपको Yes. नोट करवाया था? Yes, तो बताया ma'am. था Yes, ma'am. यूनिट Yes, 1 इज ma'am. अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड यूनिट 2 में और भी चैप्टर्स है लाइक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई. गर्ल्स अपना प्लीज माइक ऑफ कर लो. जब मैं कुछ पूछूं तब मैं अनम्यूट करना, डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है. गर्ल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, चलो. So for now, yes. So basically अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कब आया था? इन फोर्स 1872 में, राइट? एंड अब ये जो एक्ट है ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? बेसिकली ये सारे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ पर छोड़कर? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. Jammu and Kashmir. ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सारी जगह पे ये एक्ट हमारा एप्लीकेबल है. चलो, अब बेसिकली इस एक्ट का स्कोप क्या है? यहाँ पर ना जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि दो पार्ट्स हैं. एक हमारा है जनरल प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो हमारा यूनिट 1 है बेसिकली, और जो सेकंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे. क्लियर? इससे ज्यादा आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, चैप्टर्स विल डू. ठीक है. सो बेसिकली ये जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक इसके जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं दैट वी विल स्टडी इन यूनिट 1, एंड जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमने यूनिट 2 में पढ़ने हैं. क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, Yes, ma'am. अब ये लॉ Yes, कॉन्ट्रैक्ट ma'am. की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है,
क्यों हमें ऐसा लगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है? सो दैट कि हमें पता लगे कि पार्टीज के ट्रू इंटेंशन क्या है, सो दैट वो बाद में मुकर ना जाए, उन्होंने क्या एक दूसरे को प्रोमिस किए हैं, सो दैट वो प्रोमिस उनको लीगली बाइंड कर सके। दैट्स वाई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी। वैसे भी जब ना क्या होता है, जब हम पार्टीज आपस में डील करती हैं, ऑब्वियसली हर कोई अपना फायदा देखता है। अब मैं सोचूंगी मेरा फायदा, सामने वाली पार्टी अपना फायदा सोचेगी, ठीक है। एक जरूरी है कि ये चीजें लीगली, सो दैट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे या लीगली बाइंड हो जाए, सो दैट कि बाद में कोई भी पार्टी मुकरे ना, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो हम इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उस दिन भी मैंने क्लास में बताया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट Agreement. अब एग्रीमेंट क्या होता है, बात आई एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है। क्या होता है एग्रीमेंट? Promise. Promise. अब आप पूछोगे प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस होता है एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। मतलब मैंने आपको कोई चीज का प्रपोजल दिया या ऑफर दिया कि आप, मेरी एक कार है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? मैंने आपको ये चीज ऑफर करी। अगर आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हो, देन वो क्या बन जाएगा? Agreement. नो, प्रॉमिस। प्रॉमिस Promise. एक्सेप्टेड प्रपोजल मेरा क्या बन गया? प्रॉमिस। मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी कार खरीद लो, ठीक है, मैं इसको सेल पे लगा रहा हूँ। आपने कहा कि हाँ मेरे को भी ऐसी कार चाहिए थी, मैं भी खरीदना चाहता हूँ, तो ठीक है मैं तेरी कार खरीद लेता हूँ। सो अब ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया, जब आपने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले बात करते लिखा हुआ है ना यहाँ पर, प्रपोजल क्या है? जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर किया, ठीक है। अब अगर दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इट बिकम्स अ promise. Promise. If accepted by the other party, it becomes promise. अब जब दोनों पार्टीज आपस में promises exchange कर लेते हैं, जैसे कि एक पार्टी ने, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी ये कार बेच दूंगी या आप फिर से ये कार ले लेना। दूसरी पार्टी ने बदले में क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको इस कार के लिए 2 लाख रुपीस पे कर दूंगा। सो दोनों पार्टीज ने आपस में प्रॉमिसेस जब एक्सचेंज कर लिए, देन ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या बन गया? क्या बन गया? Agreement. अब अगर ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, मींस कि दोनों पार्टीज इस एग्रीमेंट में लीगली बाउंड हो जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? Contract. Contract. ठीक है, अब आप पूछोगे कि लीगली बाउंड कैसे होंगे, कि ऐसे तो सारे एग्रीमेंट ही लीगली बाउंड होते हैं। नहीं, हमने क्लास में कल जब मैंने क्लास ली थी उसमें यही डिस्कस किया था, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे नेचर के भी होते हैं जो आपको लीगली बाउंड नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि रात को मेरे घर डिनर पे आ जा, आपने उसको ऑफर किया, ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, ओके। सो आपने अब इस केस में अगर वो पर्सन को कोई काम पड़ गया, वो डिनर पे नहीं पहुंच पाया, तो क्या ये आप उसको स्यू कर दोगे, आप उस पर केस कर दोगे? No, ma'am. नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस बात है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज ऑफ सोशल नेचर, दिस इज नॉट अ लीगल नेचर का आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लीगल नेचर का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। मतलब कि ये ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ इन्फोर्स नहीं कर रही है। जैसे अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, जैसे एग्रीमेंट है, एक तो होते हैं इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, जो लॉ इन्फोर्स करता है उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जिसमें लॉ आ गया, जिसमें लीगल चीज आ गई, जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, लॉ इन्वॉल्व हो गया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट ऐसा एग्रीमेंट जिसमें अभी लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर रहा, लॉ उस चीज को नहीं मान रहा है, तो वो होते हैं सोशल, डोमेस्टिक या वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने अपने फ्रेंड को डिनर पे बुलाया, ठीक है, उसने कहा मैं ठीक है पहुंच जाऊंगा, बट वो नहीं पहुंच पाया, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप में आने की, राइट। बट अगर जैसे मैंने वो कार वाली एग्जांपल दी कि आपने अपने फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, डील किया कि आप उसको अपनी कार बेचोगे, वो 2 लाख रुपए देगा, आपने उसको अपनी कार की पोजेशन दे दी, बट अगर वो 2 लाख रुपए देने से मना कर दे, फिर तो आप उस पर केस कर सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि दैट वहां पर क्लियर पता लग रहा है कि आपकी आपस में इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप में आने की,
बट ये इस एग्रीमेंट में नहीं है। ऐसे ही डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे जो फैमिली में ही अब आप अपने भाई बहन को कोई प्रॉमिस करते हो, तो इसमें ये थोड़े हो जाता है कि आप उसको कोर्ट में ले जाओगे अगर वो प्रॉमिस नहीं पूरा करेगा। नहीं होता ना ऐसे। फैमिली में हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस कर रहा है कोई भी चीज का, तो अगर वो नहीं पूरा कर पाता है तो आप वो चीज को केस कोर्ट में थोड़े लेकर जाओगे उसके केस को, राइट। तो जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, वो अनएनफोर्सेबल होते हैं। मींस आप उनको कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, उसमें कोई भी लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो। सो एक तो ये चीज आ गई। अब एक वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, अभी के लिए वॉइड में इतना समझ लो कि वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं करता, मीन्स जो अनइन्फोर्सेबल है। बाकी डिटेल में इसका चैप्टर भी है, इसका टॉपिक भी है, तो हम तब पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ दो। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब अभी जो एक चीज अब आपको क्या समझ आई कि जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। Promise. Promise. अब अगर दोनों पार्टीज आपस में प्रॉमिस कर लें तो वो क्या बन जाता है? Agreement. अब अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी आ जाए लॉ की, तो फिर वो क्या बन जाता है? Contract. क्लियर हो गया बच्चे? अब यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मैम हाँ जी, मैम इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ थोड़ा सा बता दो कैसे मतलब? इन्फोर्सेबिलिटी मतलब उस चीज को लॉ इन्फोर्स कर सकता है। मतलब कि जैसे मैंने बोला कि अगर आपने उसको कार देने का प्रॉमिस किया और वो पैसे नहीं देता है, तो आप क्या करोगे? अगर वो पैसे देने को मानता ही नहीं है, वो मुक्कर जाता है, मैंने नहीं पैसे देने, आपने कोई ना कोई रिटर्न या कुछ एग्रीमेंट किया होगा, राइट। आप कोर्ट में उस बंदे को ले जाओगे कि हाँ भाई मैं तेरे पे केस करता हूँ, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, राइट। सो मींस आप उस पे केस करते हो। इतना समझ लो, लॉ इन्फोर्स करे तो इसका मतलब बीच में लॉ आ गया, बीच में कोर्ट आ गया वहां पर, कि आपका अगर वो बंदा मुक्कर जाता है तो आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हो। दैट इज मीन बाय इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। बट जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, हस्बैंड वाइफ में कोई बात हुई है कि मैं तेरे को मूवी दिखाने लेकर जाऊंगा, अगर वो नहीं लेकर जाता है तो वो कोर्ट में थोड़े लेकर जाएगी अपने हस्बैंड को, राइट। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब यहाँ पर लॉ इन्वॉल्व हो गया, वो चीज लीगल हो गई है। अब वो चीज को आप इन्फोर्स कर सकते हो, मतलब अगर वो पार्टी मुक्करती है सामने वाली, आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हो। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो, सो अब ये चीजें चाहे रहे। बेसिकली अब एक चीज और यहाँ पर जो समझने वाली है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि एक ऑफर एक्सेप्ट होगा तो प्रॉमिस बन जाएगा, दोनों पार्टीज प्रॉमिस एक्सचेंज करेंगे तो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अभी हमने किया, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी चाहिए लॉ की। क्या चाहिए? Enforceability by law. इन्फोर्सेबिलिटी कब आती है? जब एक कॉन्ट्रैक्ट में ना जो असेंशियल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जरूरी चीजें। असेंशियल्स का मतलब मैंने उस दिन भी क्लास में बताया था कि असेंशियल्स अंडर सेक्शन 10 क्या होता है? ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी जरूरी है। मतलब अगर उन 10 चीजों में से या जितने भी आपके असेंशियल्स हैं उनमें से अगर कोई एक भी प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। समझ आया? Yes, ma'am. तो अगर उनमें से एक चीज भी प्रेजेंट नहीं होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। असेंशियल्स का मतलब, कभी असेंशियल वर्ड तो रट के लो ना, पूरा सेमेस्टर आएगा ये वर्ड, हर चैप्टर में मिलेगा असेंशियल्स ऑफ दिस, असेंशियल्स ऑफ दिस। असेंशियल का मतलब ये चीजें जरूरी हैं। समझ आया? तो अगर मैं बोल रही हूँ असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें होनी जरूरी हैं, तभी मैं कहूंगी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, अब हम असेंशियल्स पे आते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, इससे पहले ना अब एक चीज जो हमारी मेरी डिस्कस करने वाली अभी रह गई, दैट इज द केस मैंने उस दिन क्लास में डिस्कस किया था, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब वो केस अभी मैं आपको ये सेकंड पॉइंट में दोबारा डिस्कस कर दूंगी, तो दैट्स वाई मैंने आपको पहले डिस्कस नहीं किया। क्लियर है? ठीक है। तो अभी मैं सेकंड पॉइंट में वो केस आपको दोबारा डिस्कस करूंगी क्योंकि वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है वो केस। क्लियर बच्चे? चलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll talk about the essential elements of a valid contract.
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें जरूरी है? फर्स्ट वन इज द लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक तो सबसे जरूरी है एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए, देन एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस ऑफर की अनकंडीशनली, राइट। अब लॉफुल ऑफर क्या है? पहली बात तो ऑफर क्या होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर में ना आपको ऑफर की डेफिनेशन भी मिल जाएगी क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही है। सो ऑफर क्या होता है? सीधी बात है, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ कि जब आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को ना कोई प्रपोजल देता है या अपनी कुछ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने की विलिंगनेस शेयर करता है कि मैं तेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता हूँ, मैं तेरा ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, मैं तेरी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, कुछ भी आप उसको अपनी विलिंगनेस बता रहे हो और आपका मोटिव क्या है कि अगला बंदा आपके इस प्रपोजल को या ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दे, दैट इज नोन एज ऑफर, राइट। समझ आया बच्चे? जब आप Yes, किसी ma'am. को कोई चीज का प्रपोजल Yes, करते ma'am. हो या अपनी विलिंगनेस बताते हो, और वो विलिंगनेस क्यों बताते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि अगला बंदा उस चीज को एक्सेप्टेंस दे दे। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर ना एक वर्ड यहाँ पर लगा दिया लॉफुल। अब आप पूछोगे ऑफर तो समझ आ गया, लॉफुल ऑफर कौन सा होता है? अब लॉफुल ऑफर पता कौन सा होगा? आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि एक ऑफर के क्या एसेंशियल्स, जैसे इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि ऑफर के क्या एसेंशियल्स है, कि एक ऑफर में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, सो अगर उस ऑफर में वो सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? लॉफुल ऑफर। क्या बोलेंगे? Lawful. मतलब उसमें वो ऑफर प्रॉपर तरीके से किया है, जो भी एसेंशियल चीजें जरूरी चीजें थी उस ऑफर को करने के लिए वो उसने सारी चीजें पूरी की हैं। क्लियर है? तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा टॉपिक है ऑफर के एसेंशियल्स। ठीक है, सो वहां पर ही आपको क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया? सिमिलरली मतलब एक पार्टी को जब मतलब एक जरूरी चीज क्या हुई यहाँ पर, इस पॉइंट से आपको क्या समझ आया कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो आपको लॉफुल तरीके से ऑफर देना है पार्टी को, एंड दूसरी पार्टी को आपके उस ऑफर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। समझ आया? Yes, ma'am. पहली चीज तो ये जरूरी हो गई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस तक तो ठीक है, ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस भी आ गई, बट आपकी उस एग्रीमेंट को लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन होनी जरूरी है। मतलब अगर तो आपकी इंटेंशन है कि आपका ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल रिलेशनशिप में आए, फिर तो इसका मतलब वो लॉ इन्फोर्स कर रहा है। जैसे वो कार वाली एग्जांपल थी, आप उसकी कार खरीदना चाहते हो तो आपका ऑब्वियसली ना इंटेंशन है ना कि आप लीगल रिलेशनशिप में आओ, राइट। तो फिर तो वो इन्फोर्सेबिलिटी आ गई, फिर तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट अगर आपने जो प्रोमिस किए हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है, आपका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप में आने का नहीं था, फिर इसका मतलब कि अगर आप चाहते ही नहीं थे आप लीगल रिलेशनशिप में आओ, फिर तो वो इन्फोर्सेबल है ही नहीं। जैसे कि इसमें अब वो ये एक तो वो डिनर वाली एग्जांपल आ गई, आपने अपने फ्रेंड को ऑफर किया तो शाम को डिनर पे आ जा, उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं आ जाऊंगा, ऑफर एक्सेप्टेंस तो है, बट इंटेंशन नहीं ना है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब इंटेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें ना इस पॉइंट में ना मैं आपको कुछ आगे और भी समझाना चाहती हूँ। इसमें इंटेंशन नहीं होते तो वो कौन से अब इसमें हम केस पढ़ेंगे सबसे पहले। तो बिफोर गोइंग अहेड आपने ना इस पॉइंट में याद रखना है, अगर आपने नोटबुक्स वगैरह खोली हुई है, पहले तो एक चीज ना लॉ का जब सब्जेक्ट पढ़ो ना तो नोटबुक खोल ही लिया करो। ये जो चीजें आपको बता रही हूँ ना मेन पॉइंट्स लिख लिया करो, सो दैट आपको क्लास में ही चीजें याद होनी शुरू हो जाए। ठीक है, क्लास का रूल बना लेते हैं, आपने अपनी कॉपी बनानी है और मैंने चैप्टर के एंड में आपकी कॉपी चेक भी करनी है, चाहे वो मैं आपका किसी का भी रैंडमली कैमरा ऑन करके चेक करवाऊं या जब आपकी ऑफलाइन क्लास लगा करेगी तो एक दिन हम नोटबुक चेक करेंगे। नोटबुक चेक मीन मैं मार्किंग नहीं करूंगी, बट मैं वैसे आपके डेस्क पे आगे आपकी नोटबुक चेक कर लूंगी कि आपने प्रॉपर मेंटेन करी है कि नहीं करी। समझ आ रहा है? सो ट्राई जितना भी मैं डिस्कस करती हूँ उसको चाहे शॉर्ट में लिखो, डिटेल में लिखने की नहीं कह रही, जैसे पीपीटी में शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये चार्ट सा बनाया हुआ है, आप भी वैसे बनाओ। अच्छा, चार्ट से मेरे को याद आया, आपको याद है जब मेरी फर्स्ट क्लास लगी थी तो मैंने आपको बोला था कि आपको ना यहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं।
आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने ये चीज लिख भी सकते थे, उन्होंने क्या किया, चार्ट में बना दिया। अब चार्ट में एक सेकंड में देखकर मुझे समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है ये, वरना मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता। समझ आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपको भी कोशिश करनी है पेपर में जहां आप चार्ट बना सकते हो वहां बनाओ। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'म. कि वो आपको क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगे, समझने वाले को 1 मिनट में समझ आ जाए, और आपको ज्यादा मार्क्स भी तभी मिलेंगे। पैराग्राफ लिखने के बीकॉम में, पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी भी ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इफ यू ओनली राइट पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, जस्ट ट्राई वेयर एवर पॉसिबल, ड्रॉ चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, जहां पॉसिबल है बनाओ। ठीक है? Okay, ma'am. एंड कोशिश Okay, करो ma'am. हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखो, पैराग्राफ आप ब्लू पेन से लिखो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, सुंदर सुंदर सा लगे, बस इतना मेरा मतलब है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब एक चीज और, मैंने आपको एक चीज और बताई थी फर्स्ट डे की, हमने लॉ में ना कुछ केसेस पढ़ने हैं। तो आपको अब जहां पर जिस क्वेश्चन में या जिस पॉइंट में केस आपको मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप वो केस लिखकर आओगे। तो अब इसी पॉइंट के साथ एक केस इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। कौन सा केस है? Belfour versus Belfour. ओके, सो ये आपको केस आपकी बुक में मिल जाएगा। आपने अगर बुक्स बाय कर ली है तो उसको आपको पेज नंबर 1.6 वहां पर लिखा होगा, या 1.5 के एंड में, द लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ब्रैकेट में 1919। उस दिन मैंने ये क्लास में केस लिखवाया भी था, जो स्टूडेंट्स मेरे बैच में थे, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लोगों में से कोई एक जना प्लीज इस केस को रीड आउट करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज रीड इट आउट। लिखा था ना काफी बच्चों ने ये केस, उस दिन क्लास में लिखवाया था। Yes, ma'am. Okay, girls, please read it out. Please, someone read it out. The leading case Balfour versus Balfour 1919. Mr. Balfour was employed in Salem. Mr. and Mrs. Balfour, owing to ill health, had to stay in England and could not accompany to Ceylon. Mr. Balfour promised to send her $30 per month while he was abroad, but Mr. Balfour failed to pay that amount. So Mrs. Balfour filed a case against her husband for recovering the said amount. The court held that it was a mere domestic agreement that the promise made by the husband in this case was not intent to make legal obligation. Okay, चलो, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इस केस में क्या है, देखो अब इसको इसमें क्या वो बोल रहा है कि एक मिस्टर बेल्फोर एक पर्सन है, उसकी ना जॉब लग गई सीलन में, सीलन इज ए प्लेस, कहीं पर उसकी जॉब लग गई है। एंड मिसेस बेल्फोर जो उसकी वाइफ है, ड्यू टू हर इल हेल्थ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको इंग्लैंड में ही रहना पड़ रहा है, और वो अपने हस्बैंड के साथ सीलन में नहीं जा सकती है। ठीक है, बट उसके हस्बैंड ने जाते वक्त उसको प्रॉमिस किया कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को ना हर मंथ 30 पाउंड्स भेजता रहूंगा, ठीक है, जब मैं अब्रॉड जाऊंगा। ठीक है, बट कुछ महीने तो चलो उसने भेजे, बट आफ्टर अ पॉइंट वो ना उसको वो पे नहीं कर पाया अमाउंट, वो 30 पाउंड उसको हर महीने नहीं भेज पाया। तो उसकी वाइफ ने ना उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये प्रॉमिस किया था 30 पाउंड भेजने का, बट वो नहीं भेज रहा है। कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया, जब ये केस कोर्ट में गया तो क्या जजमेंट दी उन्होंने कि ये जो आपका केस है ना, ये हस्बैंड वाइफ का आपस में डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब कि कहीं पर भी जब ये आपस में प्रोमिसेस किए गए, ऐसा इंटेंशन किसी भी पार्टी का नहीं लग रहा था कि वो इस चीज को लीगली इन्फोर्स करेंगे। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, तो यहाँ पर वो वाइफ अपने हस्बैंड से वो पैसा रिकवर कोर्ट के थ्रू नहीं कर सकती। समझ आया बच्चे ये केस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। मैंने अभी आपके ऊपर आपको बताया था ना, जब डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो तो इसका मतलब वो अनएनफोर्सेबल होता है लॉ के थ्रू, राइट? यहाँ पर देखो किया था ना डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक मीन जब आप फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स,
आपस में कोई प्रोमिसेस करते हैं एक दूसरे को, और जब उनकी इंटेंशन मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, एक सेकेंड, अब आ रही है? यस मैम। मतलब मेरे कहने Yes, का ma'am. मतलब है डोमेस्टिक एग्रीमेंट जब हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर या कोई भी पेरेंट्स या बच्चे आपस में कोई प्रोमिसेस एक दूसरे को करते हैं, बट उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती है कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स वो जो डोमेस्टिक नेचर की चीजें होती है उसको हम लॉ में इन्फोर्स नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये जो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आपने इस पॉइंट में ये केस जरूर लिख के आना है। समझ आ गया? Yes, ma'am. जब आपने Yes, सेकंड ma'am. पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो आपने उसमें ये वाला केस जरूर लिख कर आना है, ठीक है? चलो, नाउ थर्ड पॉइंट। अच्छा, इसमें ना एक केस और है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम, हाँ जी, excuse me, मैम, हाँ जी, हाँ जी, बोलो excuse बच्चे। मैम, हाँ मैम जी, जब हम ये पॉइंट लिखेंगे, यस, इसको इस पॉइंट करके ये सारा केस लिख के और फिर उसके जैसे बुक में एक पॉइंट बनाया है एग्जाम्पल करके, वो भी लिखना है। बुक में कौन सा पॉइंट कह रहे हो बच्चे? यही पॉइंट में अच्छा ना अच्छा, एग्जाम्पल देख के हाँ हाँ लिखा हाँ, होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे मैं करवा रही हूँ ना वैसे वैसे चलो, ठीक है? जैसे मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, अब जैसे आपने ये पॉइंट लिखा, ठीक है, तो आपने इसमें ये चार्ट बना दिया, इस चार्ट से एक्सप्लेन हो गया आपकी बात, राइट? साथ ही आपने केस दे दिया कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक केस लिख के दे रही हूँ। साथ ही आपने लीडिंग केस बेल्फर वर्सेस बेल्फर एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपने केस ही डाल दिया बच्चे, एग्जाम्पल डालने की जरूरत ही नहीं है। सीधी बात है ना, एक पॉइंट में इतना कुछ थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? Yes. When you are already giving a case related to this point, there is no need to give another example, ठीक है? Okay. Thank you, मैम। मैम हाँ जी, मैम अब जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं और उसमें वो कभी कभी हो जाता है कि डिवोर्स लेना पड़ता है, तो वो कोर्ट के या, पास जाके ही यस लेंगे ना? यस यस, और उसके बाद तो वो ये तो फिर एलिमनी, लीगली हुआ। हाँ वो तो लीगली हो। उसके बाद जो एलिमनी मनी भी होती है ना, जो वाइफ अपने हस्बैंड से मांगती है, तो वो तो ऑब्वियसली हाँ वो जी। चीज लीगल है, क्योंकि वो कोर्ट में डिसाइड हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, वहां पर वो डिसाइड कर रहे हैं कि मैं आपको हर महीने इतने पैसे भेजूंगा या आपको इतने पैसे दूंगा, वट एवर, अपने बच्चे की केयर करने के ओके। लिए जो भी है, क्योंकि वो हाँ चीजें जी। में उनकी लीगल इंटेंशन होती है। जब आप घर में आपस में अच्छा रिलेशनशिप है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, आपस में डिसाइड कर रहे हो, कोई प्रोमिस कर रहे हो, तो वो लीगली बाइंड आपको नहीं करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ओके मैम। चलो, सो इसके बाद अब नेक्स्ट इज, हाँ जी, अच्छा इसमें ना मैं बता रही थी एक केस और है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखना मत चाहे, ठीक है? क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें बेल्फर वाला केस लिख देना है, तो वो इनफ हो जाएगा, ठीक है? समझा दूं कि बाद में समझा दूं, बताओ? बाद में समझा दो। चलो बाद में समझा दूंगी, है ना? है एक केस तो हमने कर ही लिया, लिखना आपने वही है, वो मैं आपको फिर समझा दूंगी जब हमारे पास टाइम होगा, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. ओके मैम। चलो, सो नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, मींस बदले में कुछ। अब एक चीज, अब देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए उसमें कंसिडरेशन तो जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है मैं मतलब कुछ रिटर्न में देना बच्चे, बदले में कुछ देना, कंसिडरेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको अपनी कार बेच रही हूँ, तो आप मुझे बदले में पैसे दोगे ना? अगर आप वो नहीं दोगे तो वो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। विदाउट समथिंग इन रिटर्न, जब तक आप मुझे कुछ बदले में नहीं दोगे तब तक तो वो बनेगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट ही नहीं प्रॉपर बना। समझ आ रही है? मैंने आपको पहले ही बोला ना, दोनों पार्टीज ने कोई प्रोमिस करने हैं। जब हमने एग्रीमेंट की बात करी थी तो मैंने ना ये पॉइंट लिखा था, रेसिप्रोकल प्रोमिस, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करेंगी एज कंसिडरेशन। अगर तो सिर्फ मैं ही आपको कुछ दे रही हूँ, आप मुझे रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो फिर वो एग्रीमेंट ही नहीं बना। जैसे कि चैरिटी करना, आपने किसी को जाके कोई चीज दे दिया एज ए चैरिटी, उसने आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया, तो क्या आप लीगली कॉन्ट्रैक्ट में आ गए उस बंदे से? नो मैम। तो जब तक आपस में दोनों बंदे कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नहीं होंगे, कुछ रिटर्न में कोई नहीं देगा, तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं।
समझ आ रहा है? सो एक ये भी कंसिडरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ए कॉन्ट्रैक्ट। और वो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मनी की फॉर्म में हो सकती है, सर्विसेज की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? बदले में ही देना है कुछ, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है। लाइक अब प्रेजेंट कंसिडरेशन तो यही होगी ना कि मैंने आपको अपनी चीज गिफ्ट मतलब जो है बेची, आपने मुझे बदले में पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो तो प्रेजेंट होगी। फ्यूचर कंसिडरेशन की आपने मुझे बोला कि मैं आपको पैसे थोड़े टाइम बाद दे दूंगा, वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। पास्ट कंसिडरेशन मींस कि आपने मेरे को पहले ही ना 2 लाख दिए हुए थे, पुरानी हमारी कोई डीलिंग चल रही थी, आपने मुझे उधार में 2 लाख दिया हुआ था। अब मैंने क्या किया, आपको बोला कि ऐसा करो कि आपने मेरे वो 2 लाख तो चुकाने ही है, आपके पास अगर अभी कैश में पैसा नहीं है, आप मुझे अपनी कार दे दो, आप वैसे भी बेचने पे ही लगाई हुई है आपने, तो आप मुझे दे दो। समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो आपकी कंसिडरेशन है वो पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। बात समझ आई? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. और अगर एग्रीमेंट कहता है, जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं ना होती वो तो वॉइड होता है। अभी वॉइड का मतलब समझ आना शुरू हुआ? ऐसे ही ना वॉइड में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, आगे भी आप 2-4 पॉइंट्स पढ़ोगे जहां वो कहेगा कि अगर ये चीज प्रेजेंट। मैम आवाज स्लो आ रही है। बच्चे यहाँ पर वो जैसे एक पॉइंट लिखा है ना कि अगर आपका एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के होता है तो वो कहता है वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। और मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि अगर एग्रीमेंट वॉइड है इसका मतलब वो क्या है, अनएनफोर्सेबल है, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम। चलो, यस Ma'am. अब वो कंसिडरेशन कहता है लॉफुल भी होनी जरूरी है। अच्छा, अब लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अनलॉफुल कंसिडरेशन कैसी हो सकती है? एक एग्जांपल दूं आपको? यस मैम। जैसे देखो, Yes, ma'am. आपने ना क्या कहा, सपोज कर लो एक पर्सन है, उसने ना एक बंदे से 10 लाख रुपए लिए और उसको प्रॉमिस किया कि मैं ना आपके बेटे को गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, मतलब काइंड ऑफ रिश्वत ले ली, समझ रहे हो? कि जॉब दिलवाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत ले ली। समझ आया? क्या ये Yes, कंसिडरेशन? ma'am. अब कंसिडरेशन तो है, एक ने प्रॉमिस किया गवर्नमेंट जॉब दिलवाऊंगा, दूसरे ने प्रॉमिस किया 10 लाख दूंगा, ठीक है? तो अब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस तो है, बट क्या कंसिडरेशन भी है, एक दूसरे को बदले में कुछ दे भी रहे हैं, बट क्या ये लॉफुल है? रिश्वत No, लेना नो ma'am. मैम, अनलॉफुल है। लॉफुल नहीं ना, तो ये चीज अनलॉफुल है, ऑब्वियस बात है। तो जब चीज अनलॉफुल है, कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो ऑब्वियसली उसको हम नहीं मानेंगे कंसिडरेशन। क्लियर है? मतलब ये भी यस जरूरी Yes, है ma'am. कि वो कंसिडरेशन लॉफुल हो। समझ आ गई मेरी बात? यस। Yes, ma'am. मैम लॉफुल की भी एग्जांपल दे दो एक। बताइए, लॉफुल की दी है मैंने? नहीं, ये तो अनलॉफुल की दी है। लॉफुल की तो यही होगी ना जो नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको जो नॉर्मल, मैम आवाज नहीं आ रही। जैसे नॉर्मल बच्चे कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेची, आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो ये तो लॉफुल काम है ना, कोई अनलॉफुल थोड़े है प्रॉपर्टी बेचना, गलत ओके। काम थोड़े है, ठीक है ना? रिश्वत लेना इज ए रॉन्ग थिंग, राइट? यस राइट मैम। मैम। चलो, Yes, ma'am. ओके, चलो हम बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना इनफ है, इसको कल कंप्लीट करते हैं। Yes. तो अब जो बच्चों को कल टॉपिक नहीं क्लियर हुआ था, जो मेरे बैच में नहीं थे, अब उनको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा लॉ? इंटरेस्ट बन रहा है आपका? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, जब इंटरेस्ट से पढ़ो प्रॉपरली तो ये हो जाएगा। चलो, अब Okay, ma'am. आप अपने नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है? ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके गर्ल्स Okay, ma'am. एंड बच्चे, मैं आपके साथ अभी गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर करूंगी इस क्लास के बाद, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। ओके। अच्छा, अभी लीव मत करो कोई जाना, मेरे को अटेंडेंस लेनी है। जस्ट वेट अ सेकेंड।
ओके, सो आपकी क्लास के बच्चे रोल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 71 मैम। हाँ 71, 3871 से। चलो 71, 72, Yes, ma'am. 71 is present. Present, Okay. ma'am. Yes, ma'am. 72, Present, ma'am. 73, 74, Present मैम। 75, 76, Present, ma'am. 77, प्रेजेंट मैम। 77 बच्चे आपने मेरी क्लास आज फर्स्ट टाइम लगाई है? मैम नो। आपकी मेरे पास अटेंडेंस ही नहीं है। 3877 है ना आपका रोल नंबर? मैम यस। क्या नेम है आपका? अनन्या। ओके, मेरे पास आपकी अटेंडेंस नहीं है और दूसरे टीचर्स के पास भी नहीं है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। आप पहले किसी और नेम से ज्वाइन कर रहे थे? मैम नो, एक्चुअली मैम it was because of network issues and Wi-Fi was not of good, so it's just recently I have changed. ओके ओके, ठीक है। Maybe आगे it is because हाँ, of आगे से ना बच्चे ध्यान रखा करो, फिर आपकी अटेंडेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कर लिया करो आपकी अटेंडेंस लग गई है कि नहीं। चलो 78, okay मैम। Present, ma'am. 79, Present मैम। 80, 81। Present, ma'am. बच्चे 80 प्रेजेंट है कि 81 दोनों प्रेजेंट है? 80 present. ओके, 81 भी प्रेजेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट, 82, Present मैम। 83, Present, ma'am. 84, Present, ma'am. 85, Present, ma'am. 86। गर्ल्स जल्दी बोलो, एक्चुअली मीटिंग ना 1 मिनट की रह गई है। या फिर गर्ल्स एक काम करो, प्लीज कोई जना स्क्रीनशॉट्स ले ले एंड मुझे व्हाट्सएप कर दो, बिकॉज मीटिंग 1 मिनट की रह गई। आई थिंक सबकी अटेंडेंस हो नहीं पाएगी। ओके मैम। Okay, जल्दी ma'am. जल्दी ले लो, 1 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली है। बच्चे डन? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। एंड ग्रुप में सेंड कर दो, लॉ वाले ग्रुप में ना। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे अहेड।